इन दिनों राजसमंद जिले के दो बड़े औद्योगिक संस्थानों में लगातार अलग अलग प्रकार के विवाद देखे जा रहे हैं। दोनों ही अलग अलग कारणों से सुर्खियों में हैं। उसमें से एक होता है हिंदुस्तान जिंक वेदांता, उसको लेकर बड़ी सारी चर्चाएं चल रही है। तो उसकी हर एक बात करने की कोशिश करेंगे, टेंडर की बात भी करेंगे, वहाँ पर जो ज़मीनों के आवंटन हो रहे उसकी बात भी करेंगे, जिक्र टेलिंग डैम तक भी जाएगा। स्थानीय युवाओं के रोजगार का मुद्दा भी बड़े मुखर तरीके से जो उभरता हुआ दिखाई देता है उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा संस्थान होता है जेके टायर फैक्ट्री। हालांकि वहाँ की जो लड़ाई है उसमें प्रबंधन पीछे दिखाई देता है। मुख्य लड़ाई दो मजदूर यूनियन के बीच की देखी जा रही है, जिसमें इंटक और बीएमएस एक दूसरे के खिलाफ लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन दिनों कुछ शांति, कुछ चुप्पी छाई हुई है, मगर कहा जाता है कि मूल विषय एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ विवाद है, मगर पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं प्रभुत्व की लड़ाई भी लड़ी जा रही है। सरकारों के बदलाव के साथ ही कोशिशें ये होती है कि ये मजदूर यूनियन भी अपने अपने अस्तित्व, अपने अपने प्रभुत्व की लड़ाई और भी मुखर तरीके से लड़ सकें। इसमें आगे की क्या अपडेट रहती है वो देखने वाली बात होगी, मगर यहाँ पर भी स्थानीय युवाओं के रोजगार का विषय बार बार लगातार मुखर होकर सुनाई देता है। इसका समाधान क्या हो सकता है, इस एपिसोड के आखिरी में इस पर बात करेंगे, मगर उससे पहले चर्चा हिंदुस्तान जिंक की, क्योंकि वहाँ ऐसा लग रहा है कि जो सरकार के बदलाव के बाद जो एक उबाल नज़र आ रहा है, जो बदलाव वहाँ उस कैंपस के इर्द गिर्द हो रहे हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं में हो रहे हैं, उन बदलावों के बाद चीज़ें बड़ी उबड़ खाबड़ दिखाई दे रही है, बड़ी उथल पुथल से भरी हुई दिखाई दे रही है। जिसमें जैसा कि आपको पता होगा कि लगातार आरोप टेलिंग डैम से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें जो ज़मीन आवंटित की गई उसके आरोप नज़र आ रहे हैं। उन आरोपों के साथ उस क्षेत्र के कई बड़े चेहरे, कई बड़ी संख्या में लोग, कुछ समय पूर्व जिला कलेक्टर भी आए थे। उन्होंने यहाँ आकर अपना ज्ञापन के माध्यम से कहा था कि जिस प्रकार के ज़मीनों के आवंटन हुए हैं, जिस प्रकार सिंधेसर कला में एक कारखाने का विषय निकल कर आया था, जिस प्रकार राजपुरा सरपंच टेलिंग से होने वाले नुकसानों को गिना रहे थे, तो कहा जा रहा था कि ये पूरे के पूरे विषय हिंदुस्तान जिंक से जुड़े हुए आगे कई समय तक सुर्खियों में रहने वाले हैं। हालांकि जो दूसरे पक्ष हैं उनसे बात करते हैं तो उसमें यह भी कहा जाता है कि लड़ाई लोगों के हक और हित की नहीं है, ये किसी खेत और तालाब की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अपने अपने ताकत की है, अपने अपने प्रभाव की है। जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी तो कुछ लोग जो प्रभाव में थे, सरकार के बदलने के बाद उनका प्रभाव वहाँ कम हो गया है, वो उस मुख्य धारा से बाहर हो गए हैं। तो अब वो अपने आप को बचाए रखने की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी उसमें यह भी कहा जाता है कि टेंडर पहले किसी और के पास थे, तब तक सब कुछ बातें सही थी, अब उनसे छीनकर दूसरे के पास चले गए तो सब बातें गड़बड़ हो गई है। ये तमाम तर्क भी इस पूरे विषय में दिए जा रहे हैं। मगर इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण तरीके से जो चीज़ें बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से दिखाई देती है उसमें यह कि लोग दबी जुबान में यह भी कहते हैं कि चीज़ें पहले भी कांग्रेस के हाथ में थी, चीज़ें अब भी कांग्रेस के हाथ में हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि वहाँ तो लेने वाले भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वहाँ तो देने वाले भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इन बातों की तह तक भी आगे आने वाले किसी एपिसोड में जाएंगे, मगर इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीणों का आना और सीधा सीधा जिंक प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाना, उन आरोपों का निशाना फिर धीरे धीरे प्रशासन की तरफ ले जाना, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान जिंक आने वाले कुछ समय में और भी उबलने वाला है, वहाँ और भी उफान दिखने वाला है। दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक पक्ष कहता है हम जनता के हक की, हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, हालांकि वो सरकार के बदलाव के बाद लड़ते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा पक्ष कहता है कि ये सिर्फ टेंडर की लड़ाई है, टेंडर छीनने के कारण ये संघर्ष देखा जा रहा है। उन्हें अलग अलग चीज़ें जुड़ती रहती है, उसमें अलग अलग विवादों के साथ साथ सिंधेसर का जो मैंने जिक्र किया, खड़ बामणिया का एक नया एनओसी का मुद्दा निकल कर आया है। ये तमाम चीज़ें चलती है और ये तमाम चीज़ें ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार से उस क्षेत्र के लोगों के लिए सुखद नहीं है। औद्योगिक संस्थान भी अगर इस किसी प्रकार के भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हैं तो उन्हें भी इस पूरे प्रकरण पर विचार करना चाहिए। टेंडर की प्रक्रियाओं में थोड़ी पारदर्शिता होनी चाहिए। वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं उसको मैं अगले एक एपिसोड में पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से आपके सामने रखूँगा। मगर ये दोनों औद्योगिक संस्थानों में जिस प्रकार की चीज़ें चल रही है, ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं इन चीज़ों को थमना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ताकि जो पूरा का पूरा एक इंडस्ट्रियल माहौल होता है वो माहौल बेहतर तरीके से बन सके, आगे भी चल सके। तो ये विवादों और आरोपों के दौर की बात हुई, मगर इस एपिसोड में मुख्य तौर पर जिस विषय पर मैं बात करना चाहता था, जो हिंदुस्तान जिंक से भी जुड़ा हुआ है, जो जेके टायर फैक्ट्री से भी जुड़ा हुआ, वो है युवाओं के रोजगार का, स्थानीय युवाओं के रोजगार का विषय। और ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब जब सरकारें बदलती है तब तब प्रत्येक जनप्रतिनिधि ये कोशिश करता है कि मेरे पार्टी के, मेरे आसपास के लोगों के, मेरे शुभचिंतकों में से अधिक लोग उसमें रोजगार प्राप्त कर सके। उनके कार्यकर्ताओं की भी एक भावना होती है, उनकी भी एक लालसा होती है कि हम अधिक से अधिक संख्या में वहाँ लग सकें। मगर सच मानिए, जितनी वहाँ पर रोज़गार की गुंजाइश है और जितने लोगों के रोज़गार पाने की चाहत है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, संख्या में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सैकड़ों हज़ारों ऐसे युवा है जो नौकरी लगना चाहते हैं, चंद कुछ ऐसे पद हैं जहाँ पर नौकरी लग सकती है।
तो ना तो जनप्रतिनिधि अपने वादे पूरे कर सकते हैं, ना ये औद्योगिक संस्थान इन तमाम युवाओं को ले सकती है, ना वो तमाम युवा वहाँ पर रोजगार पा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक कड़वा सच है जिसको इन सभी पक्षों को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो फिर ऐसी स्थिति परिस्थिति में क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति परिस्थिति में अगर एक विकल्प जो कुछ समय पूर्व पहले बीच में चर्चाओं का विषय भी रहा था कि युवाओं को बेहतर कैसे बनाया जाए, उन्हें योग्य कैसे बनाया जाए, सिर्फ वो जो छोटे पायदान की नौकरियां हैं उनकी लालसा ना रखें, उन तक ही ना सीमित रहे, कुछ ऐसे औद्योगिक संस्थान लगाए जाएँ, कुछ ऐसे प्रशिक्षण संस्थान लगाए जाए, कुछ ऐसे कोर्सेज वहाँ शुरू किए जाए जिनके माध्यम से वो युवा अपने आप को काबिल बना सके। फिर वो सिर्फ छोटे पायदान के पदों तक नहीं, फिर वो बड़े पदों तक भी पहुँचे, वहाँ की नौकरियों में भी उनकी गुंजाइश बने, वहाँ पर भी वो सफलता के साथ लग सके। और अगर इस प्रकार के संस्थान युवाओं को रोजगार की दृष्टि से तैयार करते हैं तो यकीन मानिए फिर सिर्फ यहाँ के राजसमंद के स्थानीय संस्थानों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। अगर बाहर भी कुछ गुंजाइश निकलेगी तो वहाँ पर भी इन युवाओं को लिया जा सकेगा। कुल मिलाकर अब ये जो सेटिंग के माध्यम से वहाँ सेट होने की कोशिशें हैं, उससे ज़्यादा ध्यान इस बात पर दिया जाना चाहिए कि युवाओं को काबिल कैसे बनाया जाए, उन्हें इन औद्योगिक इन प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से बेहतर कैसे बनाया जाए, उस स्थिति में कैसे पहुँचा जाए जहाँ किसी सिफारिश से ज़्यादा इन युवाओं की काबिलियत के आधार पर उनको ले लिया जाए। उससे बड़ी संख्या भी इन औद्योगिक संस्थानों में दिखाई देगी, बड़ी युवाओं की एक खेप भी वहाँ पर एडजस्ट हो पाएगी और साथ ही युवा जब काबिल होंगे तो वो आगे आने वाले औद्योगिक परिदृश्य के लिए बड़ी ही प्रभावी भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ विवाद भी चल रहे हैं, विवादों के बीच में संवाद की भी गुंजाइश निकलनी चाहिए और साथ साथ युवाओं के इस भविष्य की तरफ भी कुछ गंभीरता से ठोस उपाय देने चाहिए। इस पूरे के पूरे विषय पर जो कांग्रेस के ही काम पहले हो रहे थे, कांग्रेस के भी अब हो रहे हैं, टेंडर की क्या प्रक्रिया रहती है, इन सब चीज़ों पर कभी आगे किसी एपिसोड में बात करेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।